जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको आज जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं भैया, यहाँ पे अंजू गुड मॉर्निंग सर 58 मिनट पहले मैसेज किया तो बेटा राम राम। और यहाँ पे देखो अर्पित पाशी राम राम सर जी, तो भैया राम 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 राम। और ये अर्पित पाशी नाइस। और यहाँ पे देखो मिथुन भैया हाय। और यूके राना कह रहे हैं कि लेवल अप करो, ठीक है भैया। पुनीत तोमर सर 50 में से 26, भाई थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। लोकेश भैया आप तो बस बढ़िया तरीके से कर रहे हो। और यहाँ पे देखो ये धीरज भैया हैं, धीरज कुमार है और राहुल हैं, तो और यूजर हैं संगीता हैं, ठीक है। राहुल भैया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और चलते हैं दोस्त आज अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है। और रेलवे का जब एग्जाम है तो क्वेश्चन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। फिर यहाँ पे देखिए दिया गया है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो मैं यहाँ पे पेन थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग रेड के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हो, भैया रेड पेन यूज किया करो यहाँ पे। तो ठीक है भाई, देखो यहाँ पे दिया है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो इसका आप सही जवाब यहाँ पे देखो देहरादून भी कुछ लोग लगाएंगे, लेकिन आपका सही जवाब बड़ोदरा होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। क्यों, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं 1930 में ये देहरादून में स्थापित किया गया था। कहाँ? देहरादून में। फिर देहरादून में स्थापित किया गया था, पर 1952 में इसे बड़ोदरा में स्थानांतरित कर दिया गया था। कब? 1952 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किस देश की हॉकी टीम में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती है। तो किस देश की हॉकी टीम ने, यहाँ पे में है, यहाँ पे ने होना चाहिए था, ठीक है ना, ने पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे देखो जो हमारा सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्यारा भारत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हारा कौन था ये आपसे पूछा जाएगा तो चीन हारा था। भाई कौन हारा था? चीन हारा था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न देखो आपके लिए 2024 से है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है। तो धर्मराज रथ स्मारक जो है ये कहाँ पर स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो होना चाहिए महाबलीपुरम। महाबलीपुरम ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ पर पड़ता है दोस्त? तो ये भैया कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है ना। तो तमिलनाडु में और भी चीज़ें हैं। देखो जैसे कि ये है आपका सात रथ मंदिर। क्या है? एक तो आपका सात रथ मंदिर है, ठीक है ना। ये आपका रथ स्मारक पूछ ही लिया गया वहाँ से, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण जो है वो 7वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 7वीं सदी में हुआ था, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने बनवाया था, है ना, तो ये आप ध्यान रखना नरसिंह बर्मन ने बनवाया था। हाँ ठीक है, नरसिंह और बर्मन ने बनवाया था। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और आपको बता दो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वो है सबसे बड़ा रथ है वो है पंचरथ। कौन सा है? पंचरथ। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको जो भी बताया है आपसे संबंधित है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लेना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई भी आपको याद रखना है, जो कि है 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। ये आपको देखो यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि तिब्बत को ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका सांगपो हो जाएगा। सांगपो जो ऑप्शन बी में दे रखा है ना, सांगपो। तो ऑप्शन बी आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हो सकता है आपसे तिब्बत में ना पूछ के अरुणाचल प्रदेश में पूछ लिया जाए। तो बताओ अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना दिहांग नदी से जाना जाता है। जो यहाँ पे दिया है दिहांग।
तो ये दिहांग आप याद रखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में इस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपसे अगर असम में पूछेगा, असम में, तो असम में आपका ब्रह्मपुत्र रहेगा, ठीक है ना। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 विजेता देश है। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 विजेता देश कौन सा है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो पहली बार ये देश जीता है, पहली बार। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, पहले भी बताया था कि भैया स्पेन जो है ये पहली बार जीता है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 विजेता देश स्पेन है। कौन है? स्पेन है। अगर यहाँ पे उप विजेता पूछ लिया जाएगा तो याद रखना इंग्लैंड है। उप विजेता कौन है? इंग्लैंड है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि आप सभी दोस्त, देखो 500 दोस्त लगभग वहाँ पे ऐड हैं, ठीक है ना, 500 प्लस। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक को मैं सभी को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में दे देता हूँ। जिसको भी चाहिए आप मुझे बोल देना, मैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और साथ में आपको कमेंट करोगे तो उसमें भी रिप्लाई में दे दूंगा। और इसका कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है दोस्त, ठीक है ना। अपने सपनों को बस पूरा करिए। देखो यहाँ पे दिया है भारत में कितने रेलवे जोन हैं 2024 में। भारत में कितने रेलवे जोन हैं 2024 में? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना, देखो दोस्त, यहाँ पे आपका सही जवाब 18 जोन हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए जो है 18 जोन आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये आपको पता होना चाहिए, डिवीजन पूछ लेगा तो याद रखना 70 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? 70 डिवीजन है, ठीक है ना। और प्रत्येक डिवीजन को जो कंट्रोल करता है, किसके नेतृत्व में रहता है, तो वो होते हैं DRM। कौन होते हैं? DRM। ये आप याद रखेंगे ना, DRM करते हैं। DRM का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है भाई। हो सकता है यार कहीं DRM का फुल फॉर्म पूछ लिया तो क्या बताओगे? तो याद रखना, देखो D से डिवीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। R से रेलवे हो जाएगा और M से क्या हो जाएगा? M से तुरंत याद रखना भाई, मैनेजर हो जाएगा, है ना। तो डिवीजन रेलवे मैनेजर DRM। तो ये याद रखना 70 डिवीजन है और 18 जोन है आपके। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा की गई है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा की गई है? देखो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है और 2023 से है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भारत ने की है। किसने? 2023 में भारत ने की है। देखो G20 क्या है? G का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप, ठीक है ना। ग्रुप 20 मतलब ग्रुप है 20 का ग्रुप। इसमें क्या है ना, 19 तो देश हैं और इसमें यूरोपीय संघ है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि भारत ने अध्यक्षता की है। जी का मतलब होता है ग्रुप। इसमें टोटल 20 हैं जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। भारत में आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप है वो क्या है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपका मिश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। वैसे विकेंद्रीकृत और निदेशात्मक और समाजवादी, पूंजीवादी ये सब आ जाता है, इसलिए इसको मिश्रित आप अगर ऑप्शन में आएगा आपके और आप लगाएंगे सही जवाब हो जाएगा आपका। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? किसका? केंद्र सरकार का। मैंने उस दिन आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बताए थे, इसीलिए इस क्वेश्चन को आज मैंने आपसे वापस पूछ भी लिया है। तो यहाँ पे याद रखना, अगर यहाँ पे केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है तो वो है कृषि आय कर। क्या है? कृषि आय कर आपका सही जवाब हो जाएगा। जीएसटी तो आपको पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हुआ था, है ना। तो ये तो आपको पता ही है। आयकर भी आपका केंद्र सरकार के अंडर में आ जाता है। कोऑपरेटिव कर जो है वो भी आ जाता है। उत्पाद शुल्क भी आपका आ जाता है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके केंद्र के अंडर में आते हैं। और कृषि आय कर जो है ये केंद्र सरकार के राजस्व में नहीं है। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारतीय रेल का पहिया और धुरा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारतीय रेल का पहिया और धुरा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये देखो आपके
करंट, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, करंट का नहीं, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। बताओ, उस दिन से मैं आपको कपूरथला में बता रहा था कि कपूरथला में क्या है, क्या बनता है रेलवे से संबंधित, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं ये आपको 3 बार बता चुका हूँ, मतलब 3 क्लासों में लगातार मैंने कपूरथला आपको बताया है ना। अब यहाँ पे हुगली में तो आपको पता ही है कि भाई सबसे लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है, जो कि कितना है 1500 मीटर लगभग, है ना। तो ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? और मैं आपको बता दूं, इस पे मैं डबल हैशटैग बना रहा हूं और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब 99% पूछे जाने का पूरा चांस है, ठीक है ना। और ये आपके करंट से भी संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखना, अहमदाबाद और भुज। तो यहाँ पे भुज और भुज से अहमदाबाद, हाँ, तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये करंट से भी और रेलवे से भी संबंधित, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। और देखो यहाँ पे दिया है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो ये भी आपका रेलवे का क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखना, इसका सही जवाब आपका 2017 हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी जो है 2017, 1 फरवरी, ठीक है ना, 1 फरवरी 2017 को मिला दिया गया था। और इसका जो फैसला था, ठीक है ना, इसका जो फैसला लिया गया था वो भी याद रखना 2016 में लिया गया था। इसका जो फैसला है वो 2016 में लिया गया था और इसे मिलाया गया था 1 फरवरी 2017 को। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? राष्ट्रीय योजना समिति की जो रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे सही जवाब आपका 1947, ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अब अगर यहाँ पे राष्ट्रीय योजना समिति का अगर स्थापना पूछ लिया गया कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे? इसकी अगर स्थापना पूछ लिया तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे सही जवाब? तो याद रखना, इसकी स्थापना जो है वो 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी, है ना। तो ये भी आप याद रखना, इसकी पहली जो रिपोर्ट है वो 1947 में आई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना है ना वो किसने की थी, हो सकता है ये भी आपसे पूछ लिया जाए। कब हुई थी वो तो मैंने 1938 आपको बता दिया, लेकिन किसने की थी? तो याद रखना, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन? सुभाष चंद्र बोस जी। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी स्थापना की थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भाई मैं एक आपको सजेशन देता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो। देखो, आप पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ के जाना, उनकी अवधि आपको पता होना चाहिए और किससे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। किस क्षेत्र पे विशेष बल दिया गया, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पहले तो आप प्रश्न का जवाब करेंगे, इसकी जो अवधि थी वो 2002 से 2007 तक, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। 10वीं का बता दिया, अगर 9वीं का आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? तो देखो, लास्ट तो 2000 होगा, इससे 5 कम कर दो, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा? 1997 से सन 2002, है ना। ये आपकी 9वीं हो जाएगी पंचवर्षीय योजना, है ना। अगर यहाँ पे आपसे 8वीं पूछ देगा तो इसमें से 5 कम कर दो 97 से, तो 97 से अगर 5 कम कर दोगे तो आपका क्या आएगा? तो आपका 92 आ जाएगा, मतलब कि 1992 से 1997। और जो योजना अवकाश रहा था ना वो भी देख लेना, 66 से 69 तक। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना दोस्त। एक मैं आपको पूछ रहा हूँ कि चलो आप 9वीं 8वीं 10वीं मैंने बता दी, 7वीं आप मुझे बता दो कि कब से कब तक अवधि थी, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? भैया, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? लेकिन अब तो इस पे काम चालू हो गया है ना। अब मैंने अभी आपको बताया था सांगपो, है ना। तो सांगपो तक काम चालू हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो जवाब है ना वो अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप किसको टिक करके आएंगे यहाँ पे, फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। अभी मैंने सांगपो आपको बताया था ना, तो वहाँ तक ये काम चल चुका है ना।
तो अब तो यहाँ भी पहुँचने वाली है, लेकिन फिर भी आप सिक्किम को टिक कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे बहुत से दोस्तों ने नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में से टिक किया होगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना है दोस्त। और देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए 22 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। मैंने उस दिन आपको बताया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? ओणम, भैया मुझे पहले तो ये बताओ कि जो ओणम है ना, वो कहाँ का त्यौहार है, कौन से राज्य का, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब राजा महाबली हो जाएगा। ऑप्शन ए राजा महाबली हो जाएगा आपका सही जवाब। 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। प्रश्न का जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस पर मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकूंगा, क्योंकि पहले तो 8 दिन हो गए लगभग क्लास नहीं आई, है ना। ये बहुत दोस्तों की शिकायत होगी, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि भैया कहाँ है, क्या चल रहा है। मैं आपको पहले तो ये कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ भगवती विराजमान हो, माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी कान इस टाइम मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहनों के कान में मेरी आवाज़ जा रही है, उन सभी को इस बार 100% सफलता मिलेगी, 100% वृद्धि मिलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। आप बस मेहनत करिए दोस्त। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि यार अगर हो सकता है तो यार एक बार, मेरे पुराने दोस्त तो सभी लाइक वाला बटन दबाते हैं, अगर आप नए जुड़े हो तो एक बार लाइक वाला बटन दबा देना। PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि क्लास जैसे ही आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और साथ में अगर हो सके आप तो थोड़ा सा शेयर कर देना। चलते हैं दोस्त और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। और ये सब जीवन में मुश्किलें लगी रहती हैं, और मैं 8 दिन नहीं आ पाया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से, और उसके लिए सॉरी यार। और देखो यहाँ पे दिया है, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? याद रखना है कांगो नदी। कौन सा? कांगो नदी यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्त कि आपसे सबसे ऊंचा जलप्रपात भी पूछा जा सकता है, जिसका नाम मेरे सभी दोस्तों को पता होगा, एंजिल। मैंने कई बार आपको बताया है ना, एंजिल जलप्रपात। और एंजिल जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना वेनेजुला में है। कहाँ पर? वेनेजुला में है। कौन सी नदी पर है? तो भैया ये कैरोनी नदी पर है। कौन सी नदी पर? कैरोनी नदी पर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे सेंट लॉरेंस दे रखा है ना, इस नदी पर वो है नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा? नियाग्रा जलप्रपात। तो ये भी आप याद रखेंगे, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ख़ास तौर पे आप एंजिल जलप्रपात को जरूर याद रखना, वो सबसे ऊंचा है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और देखो यहाँ दिया है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है, इसलिए इस पर सिर्फ मैंने HW लिखा है, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ बोलूँगा। और यहाँ पर दिया है, किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? किस राज्य के विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो सबसे कम है? तो भैया वो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? याद रखना वो राज्य हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। यहाँ पे कितने विधान परिषद सदस्य हैं, तो वो भी आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो आप याद रखना टोटल जो सदस्य हैं वो हैं 36। कितने? 36 सदस्य हैं। और आर्टिकल 50 के द्वारा 36 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 50 वो भी आप याद रखना, आर्टिकल 50 के द्वारा 36 सदस्यों की व्यवस्था की है। और वैसे कम से कम पता कितने होने चाहिए? 40 तो होने चाहिए, है ना। तो ये ऐसे आप ध्यान में रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या है? तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजित पदार्थ जो है वो क्या है? तो भैया निकोटीन पाया जाता है। और तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर, कर्क रोग होता है, ये भी आप ध्यान में रखना। और कोई दोस्त इसका शिकार मत होना, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है, ठीक है ना, जिसका कोई मोल नहीं है। और यहाँ पे देखो जो कैफ़ीन है ना, ये आपके चाय में और कॉफ़ी में, ठीक है ना, चाय में और कॉफ़ी में, ऐसे आप याद रखना, पाया जाता है। और ये क्या करता है? ये दिमाग
का जो जैसे हार्ट बीट है ना वो बढ़ जाती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है ना, इन चीज़ों से। तो यहाँ पे देखो दिया गया है पहला लोकोमोटिव जिसको चित्तरंजन में निर्मित किया गया था, पहला लोकोमोटिव जिसको चित्तरंजन में निर्मित किया गया था। तो भैया कब किया गया था? 1 जनवरी 1950, 1 अक्टूबर 1950 या 1 नवंबर 1950, और ये रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? 1 नवंबर 1950 भैया। क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1950, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और चलते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर नियमों का पालन न करने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? ये आपके करंट का क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका सही जवाब 1.91 करोड़, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको आप विशेष रूप से क्वेश्चन को याद रखना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गुणसूत्र का निर्माण प्रोटीन तथा से होता है, तो यहाँ पे खाली स्थान पे बताना है आपको और किससे होता है? आरएनए, डीएनए या कैल्शियम? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब दोस्त है वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना यहाँ पे आपका डीएनए जो है, बिल्कुल ऑप्शन बी जो यहाँ पे दे रखा है ना, ऑप्शन बी डीएनए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और पाया जाता है हिस्टोन। क्या पाया जाता है? हिस्टोन। ये भी आप याद रखना, ठीक है ना, हिस्टोन। आपको डीएनए तो हो सकता है हिस्टोन दे दे ऑप्शन में या डीएनए दे दे, तो आप याद रखना हिस्टोन भी पाया जाता है ना। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना यार, मनुष्य में 46 होती है ना। अगर आपसे उसका पूछ लिया जाएगा मटर का, मटर में बताओ, तो मटर का कितना बताओगे? 14 होता है ना? कितना होता है? 14 होता है ना। और मेढक में कितने होते हैं गुणसूत्र बताओ? मेढक में, तो मेढक में आप क्या बताएंगे? फटाफट बताइएगा। तो कमेंट बॉक्स में आपने टाइप कर दिया होगा 26, है ना। और चिंपैंजी में बताओ, चिंपैंजी में सबसे समझदार जानवर, चिंपैंजी में बताओ। तो चिंपैंजी में मनुष्य से 2 ज़्यादा होते हैं, मतलब कि 48 होते हैं। कितने होते हैं? 48 होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये देखो आपके साइंस के क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखो दिया है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपने नोट भी किए होंगे और याद भी किए होंगे। और जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो आप अपना टेस्ट भी दे पाएंगे। और देखो यहाँ पे दिया है सेकेंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी होती है? सेकेंड के पेंडुलम की जो काल अवधि है वो कितनी होती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब 2 सेकंड हो जाएगा। कितनी होती है? 2 सेकंड होती है। और लोलक की काल अवधि कितनी होती है? लोलक की, तो लोलक की भी आपकी 2 सेकंड ही होती है। किसकी? लोलक की भी 2 सेकंड ही होती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बोलोमीटर। अब बोलोमीटर भैया पहली बार सुना है ना। याद रखना ऑप्शन में अगर विकिरणीय गर्मी मिल जाए तो भी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आपको तापमान मिल जाए तो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। विकिरणीय गर्मी या फिर तापमान जो है यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि बोलोमीटर का आविष्कार कब हुआ था? तो पता है? नहीं पता भैया। 1878, है ना। कब हुआ था? 1878 में हुआ था। जो सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? तो आप क्या बताएंगे? तो भी आपका याद रखना विकिरण विधि द्वारा पहुंचती हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है? ध्वनि प्रदूषण जो है उसकी स्तर की जो यूनिट है वो क्या है? कैसे पता करोगे? तो याद रखना वो भैया डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है ना। जैसे आप डीबी भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में डीबी, वैसे डेसिबल आप याद रखेंगे, है ना दोस्त। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी ट्रेन 1853 में बोरीबंदर वर्तमान जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी? तो भैया बोरीबंदर से ठाणे के बीच में चली थी, ये तो सभी को पता है। 34 किलोमीटर, 14 डब्बे और कितनी 400 सवारियां, है ना। ऐसे हम लोगों ने रट रखा है। लेकिन यहाँ पे बताओ कि वो ट्रेन कौन सी थी? तो आप क्या बताएंगे? तो हो जाएगी आपकी ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब। कब चली थी? 16 अप्रैल
1953 को, है ना, मुंबई बोरीबंदर से ठाणे के बीच में या मुंबई से ठाणे के बीच में। तो आप ऐसे याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ? किस वर्ष में पैलेस ऑफ व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ? देखो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? इस ट्रेन का जो उद्घाटन है ना वो हुआ था 1982 में। कब हुआ था? 1982 में। डेट अगर पूछेगा तो याद रखना भैया, हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये पता है ये राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, राजस्थान में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यार, तो ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आप क्या बताओगे? हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क जो है, आपके हडसन नदी हो जाएगा सही जवाब। और सिंधु के किनारे बस बताओ, सिंधु के किनारे, तो सिंधु के किनारे भैया कराची शहर स्थित है ना, कराची जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और रावी के किनारे, रावी के किनारे भैया लाहौर है। क्या? लाहौर है ना। और एवन नदी के किनारे ब्रिस्टल है ना, क्या? ब्रिस्टल है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है? यूरोप का स्वर्ग, तो यूरोप का जो स्वर्ग है वो है स्विट्जरलैंड। क्या है भैया? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन यहाँ पे ए क्यों लिख रखा है ऑप्शन? चलिए एक मिनट यहाँ पे मैं सही कर दूँ, ABC होगा यहाँ पे, है ना। तो स्विट्जरलैंड ऑप्शन सी जो है सही जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आप याद रखोगे। रोम को क्या बोलते हो भैया? रोम को बोलते हैं 7 पर्वतों का नगर। क्या बोलते हैं? 7 पर्वतों का अगर नगर पूछा जाएगा तो आप रोम को टिक कर देंगे। और यहाँ पे देखो आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे सूर्योदय का देश किसे बोलते हो आप? भैया जापान को बोलते हैं, है ना। मध्यरात्रि का सूर्य किसे बोलते हो? क्या नॉर्वे को बोलते हो? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मध्यरात्रि का सूर्य। और इंटरनल सिटी किसे बोलते हो? तो इंटरनल सिटी भी रोम को बोलते हैं, है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। थीन बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थीन बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भैया देखो, ये अब लगाइए आप सही जवाब। और मुझे पता है कि इसमें से लगभग 90% मेरे दोस्त गलत जवाब करेंगे, लेकिन मुंगेर याद रखना भैया। मुंगेर कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? बिहार में पड़ता है। तो ये मुंगेर आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे असम में, आप बताओ असम में याद है आपको? तो एक तो आपका काजीरंगा है और दूसरा मानस है ना। तो ये भी आप जितने वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखना है नेशनल पार्कों को भैया, आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश में आपका कूनो नेशनल पार्क है ना, जहाँ पे निमामिया से 8 चीते ला के छोड़े थे। उत्तराखंड में कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कोई तो इसका जवाब एकदम सटीक लगाएगा, कोई बहक जाएगा। कहाँ पर? गोवा में। लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा दोस्त? बताओ। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो सिक्किम हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो 17 दूनी 34, सिर्फ 1 मिनट रुकूंगा और यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं आप सभी को इस बार 100% सिलेक्शन मिलेगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1 मिनट। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? वन नेशन वन इलेक्शन, है ना। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है, और ये देखो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये करंट का भी है आपका, है ना। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा श्री रामनाथ कोविंद जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूँ जो ये क्या कहते हैं, ये जो बनाने में कितना समय लगा, जो ये जो बिल ये दिया गया है इसे बनाने में कितना समय लगा है? तो आप याद रखना 191 दिन लगे हैं। कितने? 191 दिन लगे हैं, ये आप याद रखना। इसमें पन्नों की संख्या कितनी है? तो याद रखना 18,626 पन्ने भी हैं, ठीक है ना। कितने? 18,626 पन्ने
बनाने में 191 दिनों का समय लगा। और ये किसकी सिफारिश पे? तो श्री रामनाथ कोविंद जी की समिति जो है उस सिफारिश पे बनाया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना, यहाँ पे जो सही जवाब आपका है 6 अप्रैल 1948। कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा यहाँ पे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज जो है वो किसने की थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे अपना सही जवाब? तो फटाफट आप बताइएगा कि जो एक्स किरणों की खोज है वो किसने की थी? तो यहाँ पे आपका सही जवाब WC रोटंजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, है ना। ग्राहम बेल ने उसकी खोज की थी, टेलीफोन की करी थी, और उसकी करी थी क्या कहते हैं उसे, देखो माइक्रोफोन, है ना, माइक्रोफोन। और फंक ने विटामिन की, है ना, इसकी विटामिन की। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और मेरा थोड़ा सा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कहते हैं ना जब दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना व्यक्ति को, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है ना। और हालांकि मैं तो 8 दिन हो गए घर पे ही नहीं रह पा रहा हूँ। कहीं इधर जाओ, कहीं उधर जाओ, कहीं यहाँ से कागज़ लाओ, वहाँ दो, और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या मनी प्रॉब्लम, है ना दोस्त। तो मैं यार माफ़ी चाहता हूँ, 8 दिनों से मैं खुद इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और मैं अपने दोस्तों को क्वेश्चन भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो ये बाकी में बहुत फील हुआ, लेकिन मैं यार हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। गलती मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ नहीं आ पाया, इसके लिए मैं खुद को कसूरवार समझता हूँ। और यहाँ पे देखो प्रश्न भी हमारा है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त? पटियाला, पंजाब। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेडान किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं? रेडान जो हैं किसके अल्फा क्षय के कारण उत्पन्न होते हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना रेडियम। किसके? रेडियम। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे रेडियम सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे सही जवाब जो है वो हो जाएगा श्री पीयूष गोयल जी, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। श्री पीयूष गोयल जी ये हमारे कौन से मंत्री हैं बताइए? अगर पता है तो बताओ, नहीं तो याद रखना केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, है ना। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं हमारे, ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है किस देश से ली गई है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और आज एक बार फिर बताता हूँ, आयरलैंड आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो महाभियोग की कार्रवाई की जाती है आर्टिकल 61 के द्वारा, है ना, ये आपकी अमेरिका से हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति जी किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो भैया वो कौन सा कोष होता है? आयकर से, आकस्मिक निधि से, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से? तो देखो जब आकस्मिक निधि है और अप्रत्याशित खर्च है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना, हो जाएगा सही जवाब मीरा कुमार। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो सरोजनी नायडू जी जो है ये पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, है ना, पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। और देखो फातिमा बीवी जी जो हैं ये न्यायाधीश थी, ठीक है ना, पहली न्यायाधीश। अब ये आप मुझे बताओगे कि सर्वोच्च न्यायालय की थी या फिर उच्च न्यायालय की थी, ठीक है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भारत का प्रथम, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे छोटा, है ना, और ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं, पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखो दिया है जाम पर प्रस्तुत ब्याज, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था जमा पर प्रस्तुत ब्याज दर की तुलना में ऋण पर ब्याज दर हमेशा होता है, तो कम, अधिक या समान। भाई देखो अगर पैसा जमा करोगे तो आपको जो ब्याज मिलेगा, ठीक है ना, उसकी तुलना में पूछा गया है कि अगर किसी से कर्जा लोगे, अगर बैंक से, आप देखो बैंक में आपने पैसा जमा किया, है ना, अगर आपने
जमा किया तो आपको ब्याज मिलेगा। और अगर आपने बैंक से कर्जा लिया है, अगर कर्ज लिया है, तो आपको जो ब्याज होगा ना वो इसकी अपेक्षा में, जमा की अपेक्षा में कम देना पड़ेगा या ज़्यादा। तो भैया देखो, मिलेगा कम ब्याज, आपको कम मिलेगा अगर आपने पैसा जमा कर दिया, लेकिन अगर आपने कर्जा लिया है तो ब्याज आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये जो रेट होते हैं ये अलग अलग होते हैं कि वहाँ आपको 5% मिलेगा तो देना 10% का पड़ेगा, है ना। तो इस चीज़ को याद में रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय पुरस्कार, ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो यहाँ पे सही जवाब आपका चिकित्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिकित्सा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। खेल के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड है और आपका वो क्या बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखना। साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिलता है ना भैया, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। क्या हुआ? नेक्स्ट नहीं हो रहा। दिन बुरे होते हैं तो कुछ नहीं होता है ना दोस्त। देखो यहाँ पे दिया है, पुष्प में मादा लॉगिंग अंग है, तना, कली या स्त्री केसर। भैया ये प्रश्न कहीं पूछा गया था, जब मैं इसे लिख रहा था मुझे याद नहीं आ रहा, और रेलवे में ही पूछा गया था। अब CBT एग्ज़ाम LP में पूछा गया था या फिर RRB ग्रुप D में पूछा गया, ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना स्त्री केसर, ठीक है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही जवाब आपका हो जाएगा, और इसको आप ध्यान में भी रखेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? देखो ये योजनाएं आपको पढ़ के जाना है ना। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ पूछा गया है। अगर आपने योजनाएं पढ़ रखी होंगी तो तुरंत बताओगे भैया 22 जनवरी 1900 नहीं 2015। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और डेट क्या बताई मैंने? 22 जनवरी, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है, लघु पाषाण क्या होते हैं? लघु पाषाण क्या होते हैं? तो यहाँ पे याद रखना, पत्थर के औजार, है ना। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या होते हैं? पत्थर के औजार। मध्य पाषाण काल में इस्तेमाल किए जाने वाले ये छोटे औजार थे, है ना। ऐसे याद रखना, मध्य पाषाण काल में यूज करने वाले ये छोटे औजार थे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद कौन के बाद किस, यहाँ पे देखो ये भी एरर है ना, किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? ये पता है, ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखे थे और मैंने एक बच्चे को बोला था, मैंने कहा ये सब टाइप कर देना, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, है ना। तो अब उसने कैसा टाइप किया, कुछ यहाँ पे एरर आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, उसने इतना काम किया मेरा, यही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे याद रखना, प्रथम बौद्ध संघ थी। और ये तो 4 हुई थी, मैंने आपको चारों बता रखी हैं, है ना। ये कब हुई थी वो भी मैंने आपको बताया था, 483 ईसा पूर्व में, है ना। ये भी मैंने आपको पहले बताया है। ये कहाँ पर हुई थी ये भी बताया था, राजगृह में हुई थी, है ना। राजगृह में। कुंडलवन में कौन सी हुई थी बताना, ठीक है ना। और राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासन में हुई थी, है ना, अजातशत्रु के समय में हुई थी। तो ये सब आपको याद रखना है। और इसकी एक ट्रिक भी है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, आजकल शोक नहीं, है ना, आजकल शोक नहीं। तो यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है कि रानी की बाग में अधिकांश मूर्तियाँ किसकी भक्ति में हैं? रानी की बाग में अधिकांश मूर्तियाँ जो हैं वो किसकी भक्ति में है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, वो विष्णु जी की भक्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपके 50 क्वेश्चन पूरे हुए। क्लास से जाने से पहले मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकूंगा और सिर्फ इतना कहूँगा, जो दोस्त हट रहे हों, क्लास को छोड़ रहे हों, दोस्त 1 मिनट मेरी बात को सुन लेना कि वाकई में मैं बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा हूँ यार। और मेरा जो लास्ट मुझे लगता है ना कि अगर कोई मेरा सपोर्ट कर सकता है, तो मेरे जितने भी रिलेशन में हैं, जो भी मेरे ख़ास हैं, जिन्हें मैं अपना कहता था, आज वो सब गरीब हैं। क्योंकि वो कितने भी अमीर हों, मेरे लिए तो गरीब ही है, क्योंकि वो मेरी हेल्प नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर कोई हेल्प कर सकता है तो वो आप लोग हो। मैं आपसे पैसों के लिए नहीं कह रहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यार बस आप इस क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ में स्टेटस लगा देना, और दोस्त को एक बार बोल देना कि आप क्लास को बस देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे देखना, नहीं तो मत देखना, है ना दोस्त। एक बार यार आप लोग सपोर्ट कर दो, हो सकता है यार मैं इस समस्या से निकल पाऊँ, और वरना तो फिर जो है वो तो होगा ही, है ना। लोग ज़रूरी नहीं है कि घरों में ही रहते हैं,
तंबू लगा के भी रह लेते हैं, तो हम भी रह लेंगे, कोई समस्या नहीं है दोस्त। लेकिन अगर अब मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो मैं अपनी मुश्किलों से निकल पाऊँगा। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। और मैं कोशिश करूँगा कि मुश्किलें तो बनी रहेंगी और मैं प्रॉपर आपको रोज़ कोशिश करूँगा क्लास देने की, है ना दोस्त, और ख़ुद भी पढ़ूँगा। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्त मस्त रहें, स्वस्थ रहें और एकदम बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करेंगे। जय हिंद।